कारणवश हमारी वीडियो बीच में ड्रॉप हो गई थी, तो हम दोबारा से इसे देखते हैं। तकनीकी व प्रबंध शिक्षा। तो इसमें इन्होंने जो सुझाव दिए थे वो कार्य किए जाने वाले थे। सबसे पहला था बालकों के लिए इस प्रकार की पाठ्य वस्तु का निर्माण किया जाए जिससे वे सुंदरता, समायोजन तथा परिष्कार आदि के प्रति संवेदनशील बन सकें। शिक्षा द्वारा छात्रों के जीवन से धार्मिक कट्टरता, अंधविश्वास, हिंसा, असहिष्णुता तथा भाग्यवादी आदि बुराइयों को दूर कर उनमें हो रहे मूल्यों के वास को रोकने के लिए उन्हें जीवन के शाश्वत मूल्यों से अवगत कराया जाए। अगला, मानव शक्ति संबंधी सूचनाओं को विकसित करने के क्रम में हाल ही में स्थापित टेक्निकल मैन पावर इंफॉर्मेशन सिस्टम को और अधिक विकसित किए जाने में सक्षम बनाया जाए। स्थापित एवं विकासशील प्रौद्योगिकी के लिए सतत शिक्षा का विकास किया जाए। सामुदायिक पॉलिटेक्निक के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों के कमजोर वर्ग के लोगों को उत्पादन व्यवसायों में प्रशिक्षित किया जाए। तकनीकी व प्रबंध शिक्षा में दक्षता व प्रभाविकता को बढ़ावा दिया जाना भी आवश्यक है। अतः इस हेतु कार्यात्मक दक्षता को बढ़ावा दिया जाएगा तथा पुरानी कार्यशैली को हटाया जाएगा। तकनीकी शिक्षा का संबंध उद्योग, अनुसंधान व विकास संगठनों से, ग्रामीण एवं समुदाय विकास कार्यक्रमों से, पूरक स्वरूप वाले अन्य शिक्षा क्षेत्रों से स्थापित किया जाएगा। तो इस प्रकार की हमारी तकनीकी एवं शिक्षा संबंधी ये सुझाव दिए गए थे। इसके बाद शिक्षा व्यवस्था को कारगर बनाना। इसमें देखिए, शिक्षा नीति में तात्कालिक शैक्षिक वातावरण में उद्देश्यों की गंभीरता के साथ साथ आधुनिकीकरण एवं सृजनात्मकता की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए शिक्षा के गुण एवं प्रसार के क्षेत्र में व्यापक परिवर्तनों को सम्मिलित किए जाने की भी बात कही गई है। अतः इसमें संस्थाओं के प्रशासन एवं शिक्षकों के लिए मानक निर्धारित करने, शिक्षक व छात्रों की कार्य प्रगति में सुधार करने व शिक्षक संस्थानों का मूल्यांकन करने पर बल दिया गया है। उसके बाद शैक्षिक विषय वस्तु एवं प्रक्रिया को नया स्वरूप प्रदान करना। इसमें तात्कालिक परिस्थितियों में ऐसा अनुभव किया जा रहा था कि औपचारिक शिक्षण पद्धति व देश की समृद्धि व विविध सांस्कृतिक परंपराओं के बीच की खाई को भरना आवश्यक है। शिक्षा को एक ओर जहाँ वैज्ञानिक, तकनीकी व प्रौद्योगिकी के विकास की ओर परिवर्तन को ध्यान में रखना है, वहीं विभिन्न सांस्कृतिक एवं मानवीय मूल्यों में भी घनिष्ठ संबंध रखना होगा। अतः नई शिक्षा नीति में शिक्षा की विषय वस्तु व प्रक्रिया को अनेक प्रकार के सांस्कृतिक विषय वस्तु से संबंधित किया जाएगा। इस प्रकार नई शिक्षा नीति इन दोनों पक्षों के न्यायोचित संश्लेषण पर बल देने के साथ ही साहित्य व कला आदि के शिक्षण प्रशिक्षण वाले संस्थानों का संवर्धन पर भी बल देंगी। अतः 1968 की जो शिक्षा नीति है, इसमें परीक्षाओं के बाद भाषाओं के विकास की दशा में भी विकास आवश्यक है। अतः इस नीति में संशोधित किया जा सकता है कि 1986 की भाषा नीति को सौउद्देश्यपूर्ण ढंग से व पूरी शक्ति से लागू किया जाएगा। बच्चों के लिए अच्छी पुस्तकों के उत्पादन के लिए विशेष ध्यान दिया जाएगा तथा अच्छी विदेशी पुस्तकों को भारतीय भाषाओं में अनुवादित करने के लिए भी सहायता दी जाएगी।
तो इस प्रकार के हमारे शैक्षिक विषय वस्तु से संबंधित अनेक प्रकार के इन्होंने इस प्रकार के सुझाव दिए। अगला है शिक्षक व शिक्षक शिक्षा। इसमें देखिए समाज में शिक्षकों का स्थान सर्वोपरि होने के साथ साथ शैक्षिक व्यवस्था में सफलता शिक्षकों की बौद्धिक, शैक्षिक व उनके मानवीय गुणों पर आधारित होती है। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत शिक्षकों की सेवा शर्तों व कार्यकारी परिस्थितियों में व्यापक सुधार किया जाएगा। शिक्षकों के चयन के तरीकों को भी इस प्रकार पुनर्गठित किया जाएगा कि योग्यता व वस्तुनिष्ठता सुनिश्चित हो सके और प्रक्रिया क्षेत्रीय व कार्यपरक अपेक्षाओं के अनुरूप हो। प्रतिभावान छात्रों को विशेष तौर पर शिक्षा व्यवसाय की ओर आकर्षित करने के लिए जोड़ा जाएगा। समान वेतन व भत्ते सेवाएं भी दशाएं व देश भर में उनकी कठिनाइयों को दूर करने की प्रणाली के गठन करने के प्रयास भी किए जाएंगे। शिक्षकों की नियुक्ति व स्थानांतरण हेतु मार्गदर्शिका तैयार की जाएगी व उच्च ग्रेड हेतु मुक्त, सहयोगी व आंकड़ों पर आधारित शिक्षक मूल्यांकन प्रणाली विकसित की जाएगी, जिससे शिक्षकों के उत्तरदायित्व का मूल्यांकन हो सकेगा। अच्छी व बुरी निष्पत्तियों को दृष्टिगत रखते हुए उनके मानकों का भी निर्धारण किया जा सकेगा। अब इसके बाद शिक्षा का प्रबंधन। शिक्षा के प्रबंध हेतु शैक्षिक नियोजन व प्रबंध प्रणाली में परिवर्तन को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके कुछ सिद्धांतों को ध्यान में रखना आवश्यक है। जैसे पहला सिद्धांत है इसका, शैक्षिक अभियोजन व प्रबंध की दीर्घकालीन परिप्रेक्ष्य तैयार करना और उसे देश के विकासात्मक व मानव शक्ति संबंधित आवश्यकताओं से जोड़ना। विकेंद्रीकरण तथा शिक्षा संस्थानों में स्वायत्तता की भावना को उत्पन्न करना। शिक्षा में लोक भागीदारी व गैर सरकारी साधनों का प्रयोग व स्वैच्छिक प्रयासों को महत्व देना। शैक्षिक नियोजन व प्रबंध में स्त्रियों के भाग लेने को प्रोत्साहित करना। अराजकीय अभिकरणों की परिषदों व ऐच्छिक प्रयासों की सहभागिता पर भी बल देना। उदात्त उद्देश्यों व मानदंडों के संबंध में जवाबदेही के सिद्धांत को स्थापित करना, जैसे निर्देशक विचारों पर ध्यान देना। आदि प्रकार के जो मुख्य बिंदु हैं ये शिक्षा के प्रबंधन से संबंधित सुझाए गए थे। अब इसके बाद संसाधन तथा समीक्षा। इसमें देखिए इसमें भी अनेक प्रकार के बिंदु सुझाए गए हैं। जैसे इसमें पहला है, शिक्षा के लिए पूंजी एकत्रित करने हेतु चंदा लेना, भवनों की देखभाल व दैनिक कार्यों के लिए स्थानीय व्यक्तियों की सहायता लेना, शुल्क वृत्ति एवं मौजूदा संसाधनों का समुचित उपयोग आदि सभी संभव उपाय किए जाएंगे। इसके बाद विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की शिक्षा से संबंधित संस्थानों का प्रचार व उन्हें तीव्र गति से आधुनिक स्वरूप देना भी आवश्यक होगा। अब इसमें देखिए 1968 की शिक्षा नीति में शिक्षा के निवेश को धीरे धीरे बढ़ाने की बात कही गई है, जिसमें यथासंभव राष्ट्रीय आय का 6% तक शिक्षा पर व्यय किया जा सके। चूँकि निवेश का वास्तविक स्तर उस लक्ष्य से कम नहीं है, अतः नीति में निर्धारित कार्यक्रमों के लिए वांछित धन प्रदान करने का निर्णय लिया जाए। साथ ही अनुवीक्षण व पुनरावलोकन के आधार पर समय समय पर आवश्यकता की मांग के अनुसार धन की व्यवस्था की जाए। तो इस प्रकार के हमारे जो 11 खंड हैं उन 11 खंडों का हमने अध्ययन किया है।
इसके बाद हमारा जो इसकी कार्य योजना है उसका हम नेक्स्ट क्लास में अध्ययन करेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।